अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे कि काजी साहब का लंदन में कैसा इस्तकबाल हुआ। साथ ही बताएंगे कि हुकूमत अब क्या मजीद प्लानिंग कर रही है जजेस को कंट्रोल करने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात थे वो किस करवट बैठे उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज शेर अफजल मरवत साहब एक दफ़ा फिर से खबरों की जीनत बने, उसकी क्या वजह है। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे जी यहाँ से कि आज लंदन में काजी फायज़ ईसा साहब को फाइनली एक इंटरेक्शन का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पीटीआई के वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे, वो जमा थे पहले ही से उनके इस्तकबाल के लिए मिडल टेम्पल में। और पहले से ही वो तैयारी में थे कि जैसे ही काजी साहब आएंगे, क्योंकि वो बहुत मुख्तसर वक्त होगा जब वो रोड से सिर्फ गुजरेंगे, तो वो यहाँ पर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो आज काजी साहब जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो बहुत ही खौफनाक किस्म के नारों से उनका इस्तकबाल किया गया। काजी कुत्ता, हाय हाय, और काजी पे लानत, और डोनट्स वहाँ पर लोग लेके आए हुए थे सिम्बॉलिकली काजी साहब को एम्बेरस करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये तकलीफ़ दह चीज़ होती है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने एक बड़े मनसब पर, कि जो अल्लाह ने आपको दिया, जिससे आप इज़्ज़तें समेट सकते थे, जिससे आप दुआएं ले सकते थे, लेकिन आपने उससे लानतें समेटी अपने लिए और आपने बद्दुआएं समेटी अपने लिए। तो ये एक आपकी अपनी कमाई है जो आपने हासिल की एक ऐसे मनसब पर कि जहां आप लोगों को इंसाफ दे सकते थे, रिलीफ दे सकते थे, उनके ऊपर होने वाले जुल्म सितम ख़त्म कराने में किरदार अदा कर सकते थे। लेकिन आप उनके साथी बने रहे और आप जालिम का हाथ पकड़ने के बजाय उसका हाथ पकड़कर उसको मज़ीद मजबूत करते चले गए। तो ये आज आपने कमाया है कि आज आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ज़िल्लत और रुसवाई आपका पीछा कर रही है। आज आपको अपने सामने ये अल्फाज सुनने पड़ रहे हैं। वैसे तो किसी ने हमें बताया, उस दौर में हम तो नहीं थे, लेकिन तारीख़ से हमने ये सुना पड़ा है कि जब जनरल अयूब को किसी ने कुत्ता कुत्ता कहा, उन्होंने सुना, तो उसके बाद वो बिल्कुल मेंटली डेड हो गए थे कि ये जो है सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब पता नहीं कैसी ब्रीड आ रही है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग आपको सामने खड़े होके इस तरह के अलकाबात नवाज रहे हैं और आपको पता है कि आप क्या करके आए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर कोई इस हवाले से अगर शर्मिंदगी ना हो, कोई आपको एहसास ना हो कि आपने क्या किया अपनी कौम के साथ, क्या किया आपने अपने हलफ के साथ, तो उसके बाद बंदा क्या कर सकता है। लेकिन बहरहाल काजी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वहाँ पर, ये काफ़ी अगर इंसान एहसास रखे तो उसके समझने के लिए निशानियाँ हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आज बड़े ओहदों पर हैं और कल को उन्होंने रिटायर होना है। और सूरत हाल ये है कि आप लोग रिटायर होने के बाद अपने घरों में, अपने मुल्क में रह नहीं सकते और फिर आप दूसरे ममालिक का रुख करते हैं और वहाँ जाके रहते हैं। तो भाई इस मुल्क में सिर्फ आपने इसको बर्बाद करने के लिए आना होता है। और जब आपको लगता है कि आप अपनी बर्बादी में हिस्सा डाल चुके हैं तो उसके बाद आप यहाँ से रवाना होकर दूसरे मुल्कों में जाके पनाह इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप हों तो फिर तो शायद आपको रोज़ इस किस्म के वाक़यात से निमटना पड़ रहा हो। तो ये जी काजी साहब के साथ हुआ है। इस प्रोटेस्ट में पीटीआई के जो सरकर्दा लीडर्स हैं वो भी मौजूद थे। जुल्फ़ी बुखारी साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, अज़हर मशवानी भी मौजूद थे, मलिका बुखारी साहिबा भी यहाँ पर मौजूद थी। प्रोटेस्टर्स से उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से काजी साहब के दौर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ होती रहीं और वो चुप करके बैठे रहे। ना सिर्फ चुप करके बैठे रहे बल्कि उसके ऊपर पर्दा डाल के बैठे रहे और बाकायदा जो मातहत जजेस जो कुछ करना भी चाहते थे इस सिमत में, उनको भी किस तरीके से उन्होंने रोका और कैसे उनको भी बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया कि उनके साथ भी जो मर्ज़ी मुक्तदरा करती फिरे। तो ये जो सारी सूरत हाल अफसोसनाक थी और आज काजी साहब ने अपना ही बोया हुआ काटा है, जो उन्होंने कमाया आज उनके सामने आया है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक सूरत हाल है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई इससे समझे, सबक सीखे और आने वाले जितने भी चीफ़ जस्टिस साहिबान हों वो उनका ये अंजाम जो है कि इस तरह ज़ुल्लत और रुसवाई उनका पीछा करती है, जो लोग अपने मनसब के साथ इंसाफ नहीं करते, तो उनके जहन में ये चीज़ रहे और वो अल्लाह के सामने सिर्फ जवाबदेह हों। और इस बात को जहन में रखें कि सिर्फ डरना है तो अल्लाह की ज़ात से डरना है और उसकी पकड़ से डरना है, असल चीज़ ये है। तो बहरहाल जी काजी साहब का यहाँ पर इस किस्म का आज का दौरा था। ये आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएं कि क्या सूरत हाल बन रही है मज़ीद जज साहिबान के लिए जो कि खड़े हो रहे हैं
تھوڑے بہت اپنی عدلیہ کی آزادی کے لیے، تو ان کے لیے بھی کوئی اتنا آسان راستہ نہیں ہے. بھلے اس وقت وہ یونائٹڈ نظر آ رہے ہیں، بھلے اس وقت لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انڈیپینڈنٹلی اپنی جو اپنا ادارہ ہے، جو آزاد عدلیہ ہے، اس کی قیام کے لیے، اس کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. لیکن راستے میں رکاوٹیں تو بہت آئیں گی، ظاہری سی بات ہے. جو یہاں پہ رجیم کے لوگ ہیں وہ اتنی آسانی سے تو انہیں ہر چیز نہیں کرنے دیں گے. تو اس وقت جو اب حکومتی حلقوں سے بھی اس بات کی کنفرمیشن ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ جی اب چونکہ ایک میجورٹی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ میں ان کو، جو کہ یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس ہیں ان کے بھی ساتھ ہیں، اور جو دیگر ججز جو ان کے ناپسندیدہ ججز ہیں 7-8 ججز، وہ بھی ان کے ساتھ بظاہر نظر آ رہے ہیں. تو اب انہوں نے پرانا فارمولا اپنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ مزید ججز انڈکٹ کر دیے جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ججز کی تعداد بڑھا دی جائے، اور یہاں پر جو تعداد بڑھا کر جتنی بھی آگے انڈکشنز ہوں وہ اس نوعیت کی ہوں کہ جو ججز بالکل حکومت کے یعنی لائن ٹو کرنے والے ہوں یا ان کے ساتھ ان کی حمایت کرنے والے ہوں. تو یہ اب ان کا پلان ہے. اب اس پلان میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. سادہ قانون سازی سے کیا جا سکتا ہے بالکل کہ ججز کی تعداد بڑھائی جا سکے، جیسے پہلے انہوں نے سادہ قانون سازی سے ایڈ ہاک ججز بھی لگا لیے تھے، تو یہ بھی بالکل ممکن ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس صورت میں جوڈیشل کمیشن میں جو نئے ججز کی تقرری ہوگی، جو ان کی سلیکشن کا عمل ہوگا، وہ کس طور ہوگا اور وہ کون سے ججز کو یہاں پر لایا جائے گا. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہوگی. ظاہر ہے حکومت کی کوشش اور خواہش تو یہی ہوگی کہ جو ان کے لائک مائنڈیڈ ججز ہیں وہ کسی طرح آگے سپریم کورٹ میں لائے جائیں. اب اصل بات یہی ہے کہ یہی تباہی ہوتی ہے اداروں کی کہ جب آپ ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری قانون سازی کرتے چلے جاتے ہیں، صرف یہ مقصد ذہن میں رکھ کر کہ آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے اور آپ کے لیے اس وقت کیا ضروری ہے. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کے ملک کے لیے کیا ضروری ہے، آزاد عدلیہ کے لیے کیا ضروری ہے، اداروں کے استحکام کے لیے کیا ضروری ہے، بلکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہ آپ کو کیا سوٹ کر رہا ہے اور آپ کے مفادات کس طرح پروٹیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہی ہمیں مسلسل اسی تگ و دو میں یہ حکومت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جتنی بھی یہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے. ورنہ سسٹم جس طرح چل رہا ہے اس میں ایسی کوئی بظاہر پرابلم تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ التوا کا ہے جو معاملہ ہے، اور اس کے لیے ایک حکمت عملی سامنے آ چکی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ تیزی سے یہ مقدمات نمٹانے کے لیے پرعزم دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ چاہتے ہیں کہ جو آئینی بینچ بننا ہے اس کی وجہ سے جو نئے ججز ہیں وہ آئیں، اور تاکہ کسی بھی طرح یہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کر سکیں. تو اب اس سلسلے میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا فیوچر کیا ہے، یہ جو آئینی بینچ بننا ہے اس میں کیا ہے. اس میں فی الحال جو پیش رفت نظر آ رہی وہ یہ کہ اب جوڈیشل کمیشن میں جو نامزدگیاں ہونی ہیں پارلیمنٹ کے لوگوں کی، وہ ابھی نام مانگ لیے گئے. تو اس سے لگ یہ رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے جب تمام طرف سے نام آ جائیں گے. تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے جو حملے ہیں مزید ان کو کیسے سپریم کورٹ نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری چیز ہے. اور اس میں جو سپریم کورٹ کے لیے آج ایک تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ایک ڈفرینٹ سا جھٹکا سامنے آیا وہ یہ کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو انتخابات ہیں اس میں آج احسن بھون کا جو گروپ ہے، اعظم نذیر تارڑ کا جو گروپ ہے جس کو آزاد گروپ کہا جاتا ہے، جس کو آسماں جہانگیر صاحبہ لیڈ کر رہی تھیں، تو صدر کا جو اس کا انتخاب ہے وہ یہ گروپ جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. جبکہ جو سیکرٹری کا انتخاب ہے وہ حامد خان صاحب کا جو گروپ ہے، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ جو گروپ ہے، اس نے سیکرٹری کے عہدے پر تو اپنی سیٹ سنبھال لی، لیکن جو صدر کا انتخاب تھا وہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہار گئے. اچھا، اب اس کے بارے میں جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ بہت زیادہ یہ شکایات آ رہی تھی کہ جی انہوں نے بڑا انفلوئنس یوز کیا ہے حکومت نے اپنا اس سارے گروپ کو جتوانے میں، اور انہیں کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی لالچ دیا گیا. اور ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پلاٹ جیتے گا یا نظریہ جیتے گا، تو بھائی ایسے معاملے پہ تو پھر ویسے پلاٹ ہی غالب آتا ہے، کیونکہ دیکھیے نظریہ تو کتابی باتیں ہیں. اب کتابی باتوں کے پیچھے کون اپنا نقصان کرتا ہے آج کل کے دور میں؟ تو یہی ہمیں صورتحال نظر آتی ہے. لیکن پھر سوال یہی کہ پھر سیکرٹری والے کو آخر کیوں ووٹ پڑ گئے اگر صرف ایسی ہی بات تھی؟ تو یہ بڑا ملا جلا سا رجحان تھا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کافی فیکٹرز انوالو ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ حکومت نے جو اسٹر رسوخ استعمال کیا وہ اپنی جگہ ہے. ویسے تو جو ان کے صدر کے امیدوار تھے منیر کاکڑ، ان کی طرف سے تو یہ بھی الزام لگایا گیا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا کوئی اسٹر رسوخ استعمال کیا اور وکیلوں کے اوپر دباؤ ڈالا ہے وغیرہ، تو ان کے تو یہ بھی الزامات تھے. تیسری جو اس میں چیز رہی ہے وہ یہ کہ اس میں بھی گڑبڑ
गड़बड़ करने की कोशिश की गई और कुछ जाली वोट थे या कुछ ऐसे वोट थे जिन्हें हाइड कर लिया गया, बाद में उन्हें जब रिकाउंटिंग की गई तो शामिल हुए, तो वो भी नंबर सामने आए हैं। तो यहाँ पर जो देखने में चीज़ आई कि बलूचिस्तान से और सिंध से, यहाँ से सदर का जो इंतखाब था वो पीटीआई के जो सपोर्टिव कैंडिडेट थे वो जीते हैं, जबकि पेशावर से जो सदर का कैंडिडेट था वो आसमा जहांगीर ग्रुप का जीत गया। तो ये बड़ी हैरत की बात है, अगरचे वो सिर्फ 1 नंबर का ही फ़र्क है, लेकिन ये फिर भी हैरत अंगेज़ बात थी कि पेशावर बार का जो वहाँ से जो रिज़ल्ट आया उसने काफ़ी हैरान किया कि जहाँ पर अपनी इनकी पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ पर जो वकील हैं वो किस तरफ खड़े हुए। लाहौर में मुकाबला कांटे का था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा तादाद है वोट्स की भी, तो वहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आया है और वहाँ पर जो इनके आज़म नज़ीर तारड़ का ग्रुप है उसको लीड मिली और वही लीड जो है वो फैसला कुन साबित भी हुई। अगरचे वोटों का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन बहरहाल जीत तो जीत है, चाहे वो 1 वोट से हो या चाहे 30-40 वोट से हो। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर बिल्कुल बात अलग से हो सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा। वैसे तो कोई ख़ास पहले भी जो ग्रुप था या पहले भी जो उससे हमने देखा है कि ग्रुप्स बने रहे हैं या उनकी, तो उन्होंने भी कौन सी कोई वकला तहरीक चला ली थी या कौन सा जो 2-2.5 साल से आईन और क़ानून की पामालियाँ हो रही हैं उसके ऊपर कोई उन्होंने आवाज़ उठा ली थी। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने ही है सारी सिचुएशन। और इस दफ़ा जो ये कैंडिडेट थे आसमा जहांगीर ग्रुप के, अनफॉर्चुनेटली वो तो अलल ऐलान ये कह रहे थे कि हमारा आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, हम तो वकला की फलाह बहबूद के हवाले से तरजीहात रखते हैं। तो इससे तो वाज़े पता चलता है कि जो एक नज़रियाती जंग है या जिसको आप ये कह लें कि कोई इस कॉन्टेक्स्ट में देखता था कि जी आसमा जहांगीर हमेशा बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक स्टांस लेती थी, लेकिन आज वही ग्रुप जो है उनका वो तो बिल्कुल प्रो इस्टेब्लिशमेंट और प्रो गवर्नमेंट इन चीज़ों की तरफ उनके साथ जाके खड़ा हो गया है। तो ये भी वैसे एक अपनी जगह बात है। दूसरी तरफ ये हामिद खान साहब के लिए भी एक नाकामी है, क्योंकि आप इतने बड़े एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं और मुसलसल आप नाकाम हुए हैं इसमें। ना सिर्फ ये कि आप वकला की कोई तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हो सके, आप उनको इलेक्शन जितवाने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि इसके साथ साथ जो खुद वकीलों के साथ होता रहा आप तो उसके ऊपर भी उस तरह कोई मौसर आवाज़ नहीं उठवा सके वकला की तरफ से। मैं इससे पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि वकीलों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हुए हैं, वकीलों के ऊपर तशद्दुद हुआ हुआ है, वकील गिरफ्तार हैं, वकीलों को हथकड़ियों में पेश किया जा रहा है। वकीलों के साथ आप ये देखिए कि इंतज़ार पंजोता और इस तरह के कई और वकील जो लापता हुए और इंतज़ार पंजोता तो अभी तक लापता है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वो मौसर कम्युनिटी की आवाज़ नज़र नहीं आई वकला की तरफ से जो हो सकती थी। आज इमान मज़ारी गिरफ्तार हैं, वो आप देख लें कि उनके जो शौहर हैं उनको हथकड़ियों में लगा, क्या उन्होंने भाई कौन सी कोई दहशतगर्दी की, क्या कसूर है उनका। लेकिन ये सब चीज़ों पर अगर आप आवाज़ नहीं उठा सके, मौसर किरदार अदा नहीं कर सके, तो फिर आपका ये वकला ग्रुप को लीड करने का क्या फ़ायदा है। इसमें ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। और अदरवाइज़ भी आप देख लें कि इससे जो एक इम्पैक्ट आ सकता था कि अगर ये पूरा इलेक्शन पीटीआई के हमायत याफ्ता जीतते तो एक, और इनका चूँकि इस वक्त जो एक इसमें नारा था वो ये था कि जी हम आइन की सरबुलंदी की बात कर रहे हैं, हम तो उसके साथ खड़े हैं, हम आइनी तरमीम के भी ख़िलाफ़ हैं। तो अब इससे ज़ाहिर है कि उनके नैरेटिव को ये सपोर्ट करने में मौका मिलेगा कि भाई देखिए आइन की तरमीम की हवाले से तो वकला को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो वो उसको वोट देते जो उसके साथ खड़े थे, जिनका नारा ये था। तो ये एक नैरेटिव के हवाले से ज़ाहिर है एग्जैक्ट ज़रूर पहुँचती है। और इस हवाले से सोचने वाले तो ये भी सोचने पे मजबूर होंगे कि फिर जजेस भी ये सब चीज़ें देख रहे हैं और उन्हें पता है कि बार्स इस वक्त कहाँ खड़ी हैं। तो अगर ये बार्स वो जीतती जो कि जजेस की आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी पता होता कि पीछे बार्स खड़ी हैं हमारे। जैसे कि पहले वकला तहरीक में हुआ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के पीछे पूरी बार्स आपको मुल्क की यूनाइटेड नज़र आई, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो तमाम वकला किन किन सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते थे, उनके अलावा भी आप देखिए कि वो जो एक सपोर्ट थी वो सारी यूनाइटेड नज़र आ रही थी। अब वो अलग बात है कि उसके पीछे फिर बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं कि जी उस सारी तहरीक के पीछे ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट का ये ग्रुप था और वो उनको फंडिंग भी थी या जो कुछ भी थे मामलात उनके।
तो वो सब अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उसमें एक यूनाइटेड तो नज़र आए थे वकला। आज वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, तो उसका क्या जुडिशरी के जजेस के ऊपर भी असर पड़ेगा, या वो अपना इंडिपेंडेंटली फिर भी जो भी उनका एक प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है आपस में इस तरीके से इंटरलिंक्ड भी हैं। लेकिन बहरहाल जी, ये अब वक्ती कामयाबी मिली ज़रूर है हुकूमत को, और इसमें जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं वो कंटिन्यूसली कामयाब हैं, क्योंकि पहले भी जब भी ये बात हुई कि वकला तहरीक चलेगी ये वो, तो उन्होंने बर वक्त बार्स को ग्रांट्स देकर उनके साथ मामला तय करके तो हमेशा इस सारे गुब्बारे में से हवा निकाल ली है, और वो इसमें अभी तक तो कामयाब रहे हैं। अब आ जाते हैं जी इस चीज़ के ऊपर कि क्या सूरत हाल है जी। जो आज मैंने बात की कि क्यों शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो बड़े नज़र आ रहे हैं हमें आज ख़बरों में। तो शेर अफजल मरवत साहब बीमार थे तो उस तरह मीडिया में नहीं आ रहे थे, अब वो कुछ आना शुरू हुए प्रोग्राम्स में, तो आज उन्होंने कमाल ही किया। पहले तो वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से काफ़ी दिफा कर रहे थे, चलिए वो तो ठीक है, आपका जो भी नैरेटिव वो आप देते हैं। तो वो बता रहे थे कि जी उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी जब वो 9 मई से पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनके बाल काटे गए, ये तक उन्होंने कहा कि जी उनके नाखून निकाले गए। उन्होंने बताया कि जो मौजूदा एहतजाज वगैरह होते रहे रिसेंट, उसमें तो अली अमीन गंडापुर साहब ने किस किस तरह सपोर्ट किया है, उन्होंने अपने पैसे दे के जो है वो जल से जुलूस भी कराए वगैरह वगैरह। तो ये काफ़ी कुर्बानियाँ उन्होंने गिनवाई। इसके अलावा जो उन्होंने आज एक बात की, जो मुतनाज़े उनका एक जुमला बन गया, जिस पे खुद पीटीआई वाले भी सर पकड़ के बैठे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या बोला है। तो वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की रिहाई तो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक नवाज शरीफ ना चाहें। तो ये इनका वो मुतनाज़े जुमला है जिसके ऊपर आज सारे सर पीट रहे थे। तो इसी जिनके बारे में लोग कहा जाता है कि जी अक्लमंद दोस्त जो है, अक्लमंद दुश्मन से दाना जो, सॉरी मैं फिर गड़बड़ कर रही हूँ, कि दाना दुश्मन से जो बेवकूफ़ दोस्त है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो वही वाली सूरत हाल है कि मतलब वो सारे ये बता रहे होते हैं कि जी PMLN और नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ीरो हुए पड़े हैं और उनकी कोई सियासत नहीं बची, और आप उनको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ये कह के कि जी नवाज शरीफ साहब जो है जैसे वो किंग हैं और वही फैसला करेंगे तो इमरान खान साहब की जान छूटेगी जेल से। तो ये बड़ा उन्होंने एक डेस्परेट सा स्टेटमेंट दिया है, जो कि मेरा ख्याल है वैसे भी रियलिटी के करीब नहीं है। सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त कितनी सेह है और उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। सबको मालूम है कि असल में पावर हब कौन है पाकिस्तान का, और कहाँ पे इमरान खान साहब की लड़ाई है, और कहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर क्रॉस लगा था, वो कोई नवाज शरीफ ने तो नहीं लगाया था। और किस तरीके से जो सारा एक हम पिछले 2-2.5 साल से मामला देख रहे हैं PTI के साथ, वो क्या सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब की बिल्कुल उनका कॉन्सेंट शामिल है, वो हर जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी पे सब कुछ हो रहा है। इसमें आपको मालूम है कि जिस तरह ये एक पूरा नेक्सस बना और जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई, तो ये इसको बिल्कुल आप मतलब ठीक है, आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं बना रहे शेर अफजल मरवत साहब, और बाकी इस वक्त PTI की लीडरशिप बराह रास्त हम देख रहे हैं कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करती नज़र नहीं आ रही, जो कि इमरान खान साहब बराह रास्त नाम ले लेके भी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं कि चलिए आप उधर तनकीद नहीं कर रहे, मान लिया, लेकिन कम अज़ कम आप ये भी नहीं कर रहे होते कि नवाज शरीफ साहब को ही आप इतना चैम्पियन बना देंगे जी वही सारी ताकत का मरकज़ है। तो ये भी बात बड़ी अजीबो गरीब सी लग रही है। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब का ये जुमला जो है इसके ऊपर अब काफ़ी लेदे होगी, और दोबारा से जो उनके खुद PTI के अंदर लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर यकीनी तौर पर उनकी भी बैंड भी बजाएंगे, क्लास भी लेंगे। लेकिन ओवरऑल ये इस वक्त आप कह सकते हैं कि जो चीज़ है वो इस तरफ जा रही है, जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज बात की और शेख वकास अकरम साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ठीक ठाक मरीम नवाज़ साहिबा की जो कल की तकरीर थी उसके ऊपर उनको जवाब भी दिया। और मरीम नवाज़ साहिबा का वो जुमला जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि उन्होंने कहा कि फितना ख़त्म होने वाला है ये वो, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये कोई धमकी है, और इसका मतलब है कि वाकई इमरान खान साहब की जान ख़तरे में है। तो शेख वकास अकरम साहब ने आज ये भी इंकशाफ किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि PTI इस बात पर सोच रही है कि इमरान खान साहब को KP की किसी जेल में मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि इधर पंजाब की जो जेल है वहाँ पर वो उतने सिक्योर नहीं हैं। तो ये उनकी तरफ से आज बात की गई है कि इस पर जो लीगल कम्युनिटी है, जो लीगल इनके ज़ाहिर लॉयर्स हैं, वो सारी लीगल टीम जो है इसके ऊपर वर्कआउट करे और इस सिलसिले में देखा जाएगा कि अदालतों से क्या रिलीफ लिया जा सकता है।
लेकिन अब ये इसके ऊपर फिर 2-3 राय हो सकती हैं। एक तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कल एक वीडियो बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जी जो इमरान खान साहब के साथ ट्रीटमेंट है वो नाकाबिल कबूल है। अब उनकी तरफ से अगर कोई खाने पीने की शिकायत आई या उनको जेल में किसी तरह की भी तकलीफ़ पहुंचाई गई, उनकी लाइट बंद हुई या उनको मशीन नहीं दी गई एक्सरसाइज के लिए या उनका डॉक्टर जो है उन तक ना पहुंचने दिया गया, तो ये सब चीज़ें अगर हुई तो फिर हम देखें आपके साथ क्या करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से फिर से बड़क वगैरह लगाई हुई थी, धमकियाँ शमकियाँ भी दी और बड़ा वार्निंग दी। लेकिन सवाल वही आ जाता है ना कि फिर जब आप बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं तो फिर उन वार्निंग्स में ना वो दम खम नहीं रहता। अब सूरत हाल ये है कि आपके मुखालिफिन उन वार्निंग्स को क्या सीरियस लें। अब तो आपके अपने पार्टी वर्कर्स उन वार्निंग्स को सीरियस नहीं लेते, वो भी सोच रहे होते हैं कि भाई ठीक है ये बंदा आता है 2-4 धमकियां लगा के चला जाता है। और फिर बल्कि वो इस बात पे एतराज़ कर रहे हैं कि मतलब आपका फोकस अब सिर्फ ये कि चलो भाई रखो इसको जेल में ही, लेकिन बस ज़रा ये कि खाना वाना अच्छा दे दिया करो, चलो भाई रखो भले जेल में इसको, लेकिन ज़रा उसको सहूलतें वगैरह ठीक दे दो। तो वो अब इस चीज़ के ऊपर तनकीद करते नज़र आ रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है इमरान खान साहब जेल में है तो फिर जेल में ही सही। और शेख वकास अकरम साहब ने भी जो आज बात की कि भाई उन्हें जेल में केपी में मुंतकिल कर दिया जाए, तो इस पर भी यही सोच आती है कि मतलब आपका ख्याल ये कि रखो भले जेल में, बस जेल ज़रा अच्छी हो जाए, रखो ज़रा कैद में लेकिन कैद ज़रा बेहतर हो जाए। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर कारकुन भी बड़े सीख पाए हैं कि इसका मतलब है कि क़यादत ने तो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट ही कर लिया है कि इस बारे में रिहाई की तरफ बात नहीं कर रहे, उल्टा उनको बस कुछ बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो उनकी पूरी हो जाएं उसके ऊपर जो है वो फोकस है। तो ये सारी चीज़ के ऊपर आज मुराद सईद साहब का एक ऑडियो मैसेज जो है वो आया है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर हुआ है, जिसमें वो कारकुनों को ये समझा रहे हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, आपसी लड़ाइयाँ कभी शुरू हो जाती हैं, कभी वो कोई नया शोशा आ जाता है कि डील हो रही है, कभी कहा जाता है कि नहीं मज़ीद सख्ती हो रही है, तो हर रोज़ कोई नया इशू छेड़ दिया जाता है जिससे जो आपस के ही सोशल मीडिया के मामलात हैं उसके ऊपर जो कारकुन हैं, जो ग्राउंड पे भी मौजूद है, जो लीडरशिप है जो ग्राउंड पे मौजूद है, आपस में ही तलखियाँ भी हो रही हैं, वो सारा फोकस हट के इन गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ आ जाता है। तो मुराद सईद साहब ने इसके ऊपर एक लंबा चौड़ा ऑडियो पैगाम दिया है, उन्हें समझाया भी है और उन्होंने कहा है कि अल्टीमेटली फ़ैसला तो सड़कों पर ही होना है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि ट्विटर पे एक मैसेज डाल दिया जाएगा और सारी दुनिया सड़क पर आ जाएगी, बल्कि इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की ज़रूरत है। तो कमोबेश आज उनका जो ऑडियो मैसेज था वो ऐसा था जो सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज गुफ्तगू की थी और उसको मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस भी किया, आप उसको सुन भी सकते हैं। तो वो उससे करीब तर पैगाम था कि एक प्रॉपर उसके लिए पूरा वर्कआउट किया जाए, होमवर्क किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि कैसे किस तरह लोगों को इकट्ठे करना है, कैसे लोगों को मोबिलाइज़ करना है, कैसे लोगों तक पैगाम पहुंचाना है और लोगों में भी ये जज्बा जगाना है कि वो इस चीज़ में इस तहरीक का हिस्सा बने। और उसके लिए उन्होंने फिर अपने वर्कर्स को पूरा एक लाहमल दिया है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो बेसिकली अब जो नज़र आ रहा है वो ये कि जो पीटीआई की लीडरशिप है वो इस चीज़ की तरफ अब दोबारा रुजू करती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके लिए रुकावटें और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा की जा रही है और उसकी वजह से वो जो एक दबाव बनाना चाहते हैं वो सड़क के ऊपर वो फ़िलहाल नहीं बन पा रहा है। अब उसके लिए उनकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।